एक बात याद रखिएगा कि जो एमआरएनए होता है जब वो बन जाता है तो एमआरएनए फिर इस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जीन की जो इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास लेके जाता है। और राइबोसोम कहाँ पर होता है? राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है। और क्यों लेके जाते हैं उस इंफॉर्मेशन को? ताकि वहां पे क्या हो सके, प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, उसके हिसाब से प्रोटीन बन सके। वैसे तो डीएनए से प्रोटीन बनना था, लेकिन डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए आपको पूरे डीएनए को प्रोटीन राइबोसोम के पास लेके जाना पड़ेगा। अगर डीएनए को इस तरह बार बार लेकर जाएंगे, वापस लेकर आएंगे, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान डीएनए डैमेज हो सकता है। तो इसलिए डीएनए को मूव नहीं करवाया जाता, डीएनए को एक ही जगह रखा जाता है। आप ऐसा समझें, एक जगह पर कोई किताब हो बहुत ज्यादा कीमती हो, एक जगह पर किसी म्यूजियम के अंदर कोई बुक रखी हुई हो, और लेट सपोज कि वो किताब बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा, आप समझ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा कोई आर्किटेक्चर में आती है, या कोई बहुत ज्यादा कोई नायाब नुस्खा है ये। और फर्ज कर लें कि इस किताब से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या किया जाएगा? क्या उस किताब को ट्रेवल करवाया जाएगा? नहीं। सिंपल ये करेंगे कि इस किताब को एक ही जगह रखेंगे। हाँ, इससे इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेंगे, किसी पेज के ऊपर वो इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, और फिर उस पेज को यूज किया जाएगा बाद में, उस पेज को यूटिलाइज किया जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत कीमती चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको हम ट्रेवल नहीं करवाएंगे क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ये डैमेज हो सकती है। तो इसी तरह से आपका डीएनए भी इसी फॉर्म में होता है। लेट सपोज ये डीएनए है और ये मैसेंजर आरएनए है, और इसका जो यूज होगा वो प्रोटीन है। तो मैसेंजर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है, ताकि ड्यूरिंग द ट्रांसफर डीएनए डैमेज ना हो। ठीक है ना? तो असल तो प्रोटीन को डीएनए से ही बनना है, मगर डायरेक्ट डीएनए से नहीं बनता। डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है, और फिर मैसेंजर आरएनए उससे प्रोटीन बनाता है। ठीक है ना? तो ये बात आपको यहाँ पे समझाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम इस प्रोसेस की तरफ। अब इसमें याद रखिएगा कि आरएनए की तीन अलग अलग टाइप्स होती हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम के पास होता है, और एक होता है टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों आरएनए जो हैं, ये तीनों आरएनए इस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैसेंजर आरएनए इस्तेमाल हो रहा है, आर आरएनए इस्तेमाल हो रहा है, टी आरएनए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तीनों आरएनए जो है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों में इस्तेमाल होता है। एमआरएनए जो है खास तौर पर ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है। एमआरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है, और आरआरएनए और टीआरएनए जो है ये ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होता है। सही है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आगे आते हैं इनके मैकेनिज्म की तरफ, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए मैं आपको अगेन, जिस तरह से हमारा जो तरीका है कि मैं आपको हमेशा एक वीडियो दिखाकर एक्सप्लेन करता हूँ, तो इस प्रोसेस को भी हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, हमारे सेल्स होते हैं, ये हमारे सेल्स हैं। तो ये सेल्स के अंदर अगर हम जाएं, तो सेल के अंदर हमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये सेल के अंदर के ऑर्गेनील्स हैं। जैसे ये आप देखें इस तरफ, ये वाला जो ऑर्गेनील आपको नजर आ रहा है, ये है एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी है। इसी तरह से ये आपको नजर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो बीच में आपको इतना बड़ा सा नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना? ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है बीच में, ये पूरा न्यूक्लियस है। ठीक है ना? तो ये सेल के अलग अलग ऑर्गेनील्स हैं, और इस वक्त हम सेल के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो होल नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। ठीक है? तो अब हम क्या करें, सेल के अंदर जा रहे हैं। सेल के अंदर कैसा इन्वायरमेंट होता है? तो ये सेल के अंदर हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये सेल के अंदर आ गए। अब देखिए, जैसे ही हम सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर आए, तो न्यूक्लियस के अंदर फिर हमें ये डीएनए नजर आ रहा है। तो ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है, ये सब डीएनए है। ये ऑल डीएनए है सब। ये आप देख रही है, ये डीएनए है, मॉलिक्यूल है। और ये डीएनए पूरे न्यूक्लियस के अंदर बिखरा हुआ होता है, फैला हुआ होता है। तो हमें इस डीएनए को अब हम इस्तेमाल करना सीखना है। अब याद रखिएगा, पूरा डीएनए एक साथ इस्तेमाल नहीं होता। डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है, स्पेसिफिक पीस है जो इस्तेमाल होता है। डीएनए का जो भी हिस्सा इस्तेमाल होगा उसको हम जीन कहते हैं। जैसे लेट सपोज कि अगर मैं इसको यहां आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे डीएनए का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल होना है, ये वाला हिस्सा यूटिलाइज होना है, यूज होना है, तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा एक जीन। ये वाला हिस्सा कहलाएगा एक जीन। अब याद रखिएगा, इसका एक
स्टार्टिंग पार्ट होता है और एक एंडिंग पार्ट होता है। जीन शुरू कहाँ से हो रहा है और जीन खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो इसको फिर हम अलग नाम देते हैं। जीन जहां से शुरू हो रहा है, जिस जगह से शुरू होती है इसकी सीक्वेंस, उसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन्स। उसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन्स। और जीन जहां पे खत्म हो जाता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर रीजन्स। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर रीजन्स। तो ओवरऑल तौर पर कितने हिस्से आपको नजर आएंगे? एक तो बुनियादी जीन्स होगा जिसको कॉपी करना है, जिसके इंफॉर्मेशन को हमें कॉपी करके एमआरएनए बनाना है। और दूसरा इसके अंदर होगा प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन। प्रोमोटर वो रीजन होगा जो शुरू में होगा, टर्मिनेटर वो रीजन होगा जो लास्ट में होगा। तो प्रोमोटर और टर्मिनेटर इसी तरह से यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसी तरह से फिर जीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेटा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जीन बनता है। ये स्टार्ट करते हैं कि देखिए ये डीएनए है और ये डीएनए का आपको बता रहे हैं कंप्लीट डीएनए है। और डीएनए के अंदर देखें इतना हिस्सा कहलाता है जीन। ये जीन हो गया। और जीन के अंदर जो इसका शुरू का हिस्सा होगा उसको हम प्रोमोटर कहेंगे। जैसे लेट सपोज यहाँ पर अब आपको दिखाएंगे ये चीज, ये देखें ये वाला हिस्सा हो गया प्रोमोटर और ये वाला हिस्सा हो गया टर्मिनेटर। तो ये मैंने ऊपर से शुरू किया था, ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इस तरफ से अगर आप देखें तो एक हिस्सा हो गया शुरू का हिस्सा, जहाँ से प्रोसेस शुरू होगा वो प्रोमोटर रीजन होता है और जहाँ पे प्रोसेस खत्म होता है उसको टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। प्रोमोटर रीजन के बारे में आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। ये जो प्रोमोटर रीजन होता है, ये जो प्रोमोटर रीजन होता है, ये प्रोकैरियोटिक में अलग इसकी सीक्वेंस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी सीक्वेंस अलग होती है और यूकैरियोटिक सेल में इसकी सीक्वेंस अलग होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में तीन सीक्वेंसेस देखी जाती हैं। एक होता है टाटाट, टी ए ए टी, टी ए टी ए टी, टाटाट। और इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको -10 सीक्वेंस भी कहा जाता है। फिर एक और होती है टी ए टी ए ए, 3 दफा ए होगा। तो अगर 3 दफा ए है तो फिर ये भी -10 सीक्वेंस पर होता है। इसको -10 बोलते हैं। अच्छा, -10 क्यों बोल रहे हैं? -10 इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जहां से प्रोसेस शुरू होता है ना, ये हो गया +1 और जहां पे बीच का गैप आ गया ये हो गया 0। अब इससे पहले जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, इससे पहले जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको नेगेटिव वैल्यूज में काउंट किया जाता है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो -1 -2, अगर बैक जाए तो -1 माइनस की वैल्यूज आती है। तो ये जो टाटाट और ये जो टाटा है ये -10 सीक्वेंसेस पर होता है, यानी कि -10 की वैल्यूज के हिसाब से अगर हम बैक पर जाएं तो -10 की वैल्यूज पर ही आएगा। एक और सीक्वेंस होती है जिसको हम कहते हैं टी टी जाका, GECA, TTGACA। तो ये भी एक सीक्वेंस होती है, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये -35 सीक्वेंस पर होती है। यानी कि कहां पर होगी ये यहां पर अगर हम बैक चलें तो ये -35 सीक्वेंस पर ये इस तरह से मौजूद होती है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में टर्मिनेटर रीजन्स कितने होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, सॉरी, प्रोमोटर रीजन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, बल्कि 3 होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 3 होते हैं। एक होता है TATAAT, और एक होता है TATAA, और एक होता है TTGACA। और तीनों की जो सीक्वेंसेस हैं ये भी आपको याद रखने हैं कि तीनों बैक सीक्वेंस से किस जगह पर मौजूद होते हैं। इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में भी बनते हैं कुछ, उसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स। यूकैरियोटिक सेल में जो बनता है उसको टाटा बॉक्स कहा जाता है, TATA बॉक्स। और एक होता है CAAT, सार्ट बॉक्स या कार्ड बॉक्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में सीक्वेंसेस अलग होती हैं जो प्रोमोटर बनाती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में सीक्वेंस अलग है जो एज अ प्रोमोटर काम करती है। एक चीज अगर आपने नोट की हो कि ऐसा क्यों है कि इसमें थायमीन और एडेनिन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, और ऐसा क्यों है कि इसमें साइटोसिन और गोनिन बहुत कम है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोमोटर रीजन में आपको थायमीन और एडेनिन बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। क्यों इसमें साइटोसिन और गोनिन इतना कम है? तो उसकी एक बुनियादी वजह यह है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वजह को। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एडेनिन और थायमीन होता है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो गोनिन और साइटोसिन होता है इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं।
तो मुझे हानिया और मुझे जो है जवेरिया ये अच्छी तरह सोच कर बताए कि इन दोनों में से कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा इजी है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो इसको तोड़ना ज्यादा इजी होता है, या तीन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा इजी होता है। अगर आपको डीएनए के मॉलिक्यूल को अलग अलग करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए कौन सी सीक्वेंस ज्यादा इजी होगी, एटी वाली सीक्वेंस या जीसी वाली सीक्वेंस? हाँ भाई, टू बॉन्ड्स आर इजी टू ब्रेक, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने कम बॉन्ड होंगे उतनी कम एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जब आरएनए पॉलीमरेज आता है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज इस तरह के प्रोमोटर रीजन को सर्च करता है, ऐसे प्रोमोटर रीजन्स को ढूंढता है वो। तो ये प्रोमोटर रीजन्स में खास बात ये है कि इसके अंदर आपको टी ए वाली जो सीक्वेंस होती है ये बहुत रिपीटेड फॉर्म में मिल जाती है। और यहाँ पे चूंकि सिर्फ डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसको तोड़ना जरा इजी हो जाता है, यहाँ से प्रोसेस की शुरुआत करना इजी हो जाता है। तो ये बात आपसे एग्जाम में वैसे रीजनिंग में पूछी जा सकती है कि वाई प्रोमोटर रीजन आर एसेंशियल, कि क्यों प्रोमोटर रीजन एसेंशियल होते हैं, क्यों इनके लिए क्यों आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन से ही शुरुआत करता है। तो उसकी वजह ये है क्योंकि प्रोमोटर रीजन में जो थाइमीन और एडेनिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो इनकी क्वांटिटी ज्यादा होने का बेनिफिट ये होता है कि इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और दो हाइड्रोजन बॉन्ड आर इजी टू ब्रेक, और ब्रेकिंग इजी होने की वजह से डीएनए को ओपन करना आसान हो जाता है। तो इसलिए प्रोसेस की जो शुरुआत होती है, इनिशिएशन जो होती है, वो यही प्रोमोटर रीजन से होती है। इसलिए इसका नाम भी क्या है, प्रोमोटर, प्रमोट करना, स्टार्ट करना। ठीक है ना, किसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रमोट करना, या उसको हम क्या क्या कहते हैं, उसको शुरुआत करना, इनिशिएट करना। ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि इसीलिए इसको प्रोमोटर रीजन्स कहा जाता है। और प्रोमोटर रीजन प्रोकैरियोटिक सेल के अलग होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अलग अलग होते हैं। सही है बेटा। आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ जाए इससे, इससे आगे की डिटेल हम समझते हैं कि अब आगे हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। नाउ ये तो हो गया प्रोमोटर रीजन्स। अब जैसे ही ये प्रोमोटर रीजन शो ऑफ होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर रीजन पर आके अटैच हो जाएगा, तो बाद में इसी से फिर प्रोटीन बनेगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगी और ट्रांसलेशन, वो सब यहीं से ही शुरू होगा। तो पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को समझते हैं। अब देखिए, ये जो एंजाइम आपके पास आ रहा है, ये वाला एंजाइम, इसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए पॉलीमरेज कौन सी जगह को ढूंढेगा, ये ढूंढेगा प्रोमोटर साइट को। तो पहले ये प्रोमोटर साइट को सर्च करेगा। जैसे ही इसको प्रोमोटर साइट मिल जाएगी, तो ये प्रोमोटर साइट के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो ये प्रोमोटर रीजन है और इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड हो गया। तो जैसे ही इसके साथ अटैच्ड होगा, इसको खोलना शुरू कर देगा। तो अब देखें, प्रोमोटर साइट पर ये अटैच्ड हुआ, और प्रोमोटर साइट पर अटैच्ड होकर ये डीएनए को ओपन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो डीएनए, अब देखें यहाँ से, देखें ओपन हो गया। तो अब ये देखें डीएनए ओपन हो चुका है। बस इतना जो स्टेप होता है ना, इतना वाला जो स्टेप हुआ है, इस स्टेप को हम कहते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन। यहां तक सारी शुरुआत हो गई। अब जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूं उसको हम कहेंगे इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, इलोंगेशन में ये होता है कि डीएनए को खोल दिया जाता है। डीएनए तो ओपन हो चुका है, उसको ओपन कर दिया, अनजिप कर दिया है। इसको हम कहेंगे हमने डीएनए को अनजिप किया है। और अब क्या हो रहा है, अब डीएनए के ऊपर कोई एक टेम्पलेट सिलेक्ट होगा, कोई एक पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेट सपोज डीएनए का ये वाला पार्ट सिलेक्ट हुआ है, इस पार्ट की कोडिंग की जाएगी। तो जिस पार्ट की कोडिंग सिलेक्ट होती है उस पार्ट को हम टेम्पलेट भी कहते हैं, उस पार्ट को हम टेम्पलेट भी कहते हैं। और जिस पार्ट की कोडिंग सिलेक्ट होती है उसको हम एंटी सेंस भी कहते हैं, उसको हम एंटी सेंस भी कहते हैं। और ये वाला जो सीक्वेंस होती है, ये वाला जो सीक्वेंस होती है, इसको हम कोडोन सीक्वेंस भी कहते हैं, या कोडिंग, इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। और इसका एक और नाम भी है, इसको सेंस कोडोन भी कहा जाता है, या सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड इसी को कहते हैं, ऊपर वाले ऑपोजिट पार्ट को बोलेंगे, और टेम्पलेट और एंटी सेंस इसको बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों स्ट्रैंड के अलग अलग नाम होते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड इस्तेमाल नहीं होते, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा। फिर एक बात बताएं कि अगर यहाँ एडेनिन हो, यहाँ गोनिन हो, यहाँ साइटोसिन हो, यहाँ थाइमीन हो, फिर एडेनिन हो, साइटोसिन हो, गोनिन हो,
एडेनिन हो, थाइमीन हो, एडेनिन हो, थाइमीन हो, गोनिन हो, साइटोसिन हो, गोनिन हो, साइटोसिन हो, एडेनिन हो, तो ये फर्ज करें इस तरह से सीक्वेंस क्या मौजूद है। तो इसके ऑपोजिट जो एमआरएनए बनेगा उसमें इसकी सीक्वेंस किस तरह होगी। जो एमआरएनए बनेगा, यहाँ एडेनिन है तो इसके अगेंस्ट आएगा यूरेसिल, साइटोस गोनिन है तो उसके अगेंस्ट आएगा साइटोसिन, साइटोसिन है तो अगेंस्ट आएगा गोनिन, फिर थाइमीन है तो उसके अगेंस्ट आएगा एडेनिन, एडेनिन के अगेंस्ट आएगा थाइमीन, थाइमीन सॉरी यूरेसिल, फिर साइटोसिन के अगेंस्ट गोनिन, फिर साइटोसिन, फिर यूरेसिल, फिर इस तरह से ये सीक्वेंस बनती जा रही है। अब ये वाली जो सीक्वेंस हमारे पास बन रही है, एक तो वो सीक्वेंस है जो पहले से थी, एक ये वाली सीक्वेंस है, इसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। और ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलोंगेशन फेज। अब कौन सा फेज चल रहा है, अब इलोंगेशन फेज चल रहा है, ठीक है ना बेटा। तो पहले क्या चल रहा था, पहले इनिशिएशन था। इनिशिएशन में बस इतना होता है कि आरएनए प्रमोटर के साथ, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ अटैच हो जाता है और डीएनए को अनजिप कर देता है। जब डीएनए अनजिप हो गया, अब उसमें न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड आते रहेंगे एमआरएनए वहां से अलग होता रहेगा। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी 10 न्यूक्लियोटाइड पूरे हो जाते हैं तो एमआरएनए जो है यहाँ से सेपरेट हो जाता है। ये एमआरएनए का जो टेल है, ये यहाँ पे चिपकी नहीं रहेगी बल्कि ये नीचे नीचे आती रहेगी। तो एमआरएनए जैसे जैसे आगे बनता रहेगा, वैसे वैसे पीछे से डिटैच होता रहेगा, सेपरेट होता रहेगा, और फाइनली एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को। चले आगे देखें इस प्रोसेस को अब किस तरह से हो रहा है इलोंगेशन। तो ये देखें, ये इलोंगेशन हो रहा है, नए न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, और ये इलोंगेशन की डायरेक्शन याद रखिएगा, ये 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। और ये बेस पेयर आपको याद रखना है कि किस बेस पेयर में होता है। और ये जो बनता जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। तो जैसे जैसे ये बन रहा है, आप गौर से देखें यहाँ पर, तो ये मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती थी। इसको अगर आप यहाँ पर गौर से देखें दोबारा, देखिए मैसेंजर आरएनए बनता जा रहा है। और अब आप यहाँ जरा ध्यान देखिएगा, तो देखिए ये आपके पास जो है ना यहाँ पर, ये तो हो गया आरएनए पॉलीमरेज, ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज। और इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा, ये सब, ये हो गया पूरा डीएनए, ये हो गया डीएनए, सही ना। अब आप एक चीज और नोट करिए इस डायग्राम में, आपको यहाँ पे भी कुछ नजर आ रहा है, ये क्या बाहर निकल रहा है, ये कहलाएगा मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर चल रहा होता है और उसके अगेंस्ट सीक्वेंसेस को अटैच कर रहा होता है, और एमआरएनए बनकर वहां से बाहर निकलता रहता है। तो इस तरह से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती रहती है। बस यही प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। अब सवाल है कि प्रोसेस खत्म कब होगा। तो खत्म तब होता है जब टर्मिनेटर रीजन आ जाता है। टर्मिनेटर रीजन में बहुत सारी चीजें होती हैं, या तो इसमें जीसी बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना। और टर्मिनेटर रीजन में क्या होगा, कि टर्मिनेटर रीजन में ये होता है कि एमआरएनए के आखिर में जीसी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, गोनिन और साइटोसिन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो जब गोनिन और साइटोसिन बहुत ज्यादा होता है तो उसके बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और जब बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है तो फिर ये आपस में अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस यहाँ पर एंड हो जाता है। तो टर्मिनेटर रीजन पर आने के बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ये प्रोसेस एंड हो जाएगा, और ये आरएनए यहाँ से अलग हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए सेपरेट हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से भी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, कि जब टर्मिनेटर रीजन एंड हो जाता है तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये आखिर में इस तरह से एक अटैच होकर, ऐसे अपने ही न्यूक्लियोटाइड से अटैच होकर एक पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक कर्व बना लेता है, और अपने ही न्यूक्लियोटाइड से वो ऑपोजिट फॉर्म में अरेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं जीसी हेयर पिन, इसको हम कहते हैं जीसी हेयर पिन। अब इसको जीसी हेयर पिन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हेयर पिन की तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे हेयर पिन होती है ना, ऐसे बैंड फॉर्म में होती है, तो ये इस तरह से एक बैंड फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं जीसी हेयर पिन। ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसे अक्सर हम लोग जब सिलाई वगैरह करते हैं, आपने अगर कभी अपने घर में कभी कपड़ों की सिलाई की हो, तो कभी हम सिलाई करते हुए जाते हैं, जब एंड हो जाता है, आखिर हो जाता है, तो आखिर में हम क्या लगाते हैं, उसमें एक नॉट लगा देते हैं, धागे के हम नॉट लगा देते हैं, और वो नॉट इस बात की अलामत होती है कि भाई यहाँ पर आके सिलाई रुक गई है। ऐसा ही होता है, तो सेम यहाँ पर भी यही है कि पूरा प्रोसेस में जब एमआरएनए बन जाता है ना,
तो एमआरएनए के बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर एक जीसी बॉन्ड बन जाता है, एक एक ऐसे कॉइल हो जाता है, वो अपने आप से अटैच हो जाता है और जिससे बनती है जीसी हेयर पिन। ये एक एंडिंग नॉट होती है जो एमआरएनए की लास्ट पोजीशन को डिसाइड करती है। इससे पता चलता है भाई एमआरएनए का ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द एमआरएनए। इतनी बात क्लियर है आपको? ये टर्मिनेटर रीजन में होता है सारा। तो टर्मिनेटर रीजन हो गया, इलोंगेशन पीरियड हो गया और इनिशिएशन हो गया। तो ये तीन फेजेस होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं जिसमें हमारा ट्रांसक्रिप्शन का जो मैकेनिज्म है वो पूरा कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो एक दफा इसको जरा वर्डिंग की फॉर्म में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होता है नाउ। तो ये आपके वहाँ हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पे जैसे ही टर्मिनेशन स्टेज पर पहुंचेगा तो अब ये सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा। एमआरएनए भी अलग हो गया, मैसेंजर आरएनए भी अलग हो गया और डीएनए भी बिल्कुल सेपरेट हो गया। यहाँ पर आके हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। एक दफा इसकी वर्डिंग देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, पहले इनिशिएशन देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहले अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है एट द प्रोमोटर रीजन। फिर जो प्रोमोटर रीजन है ये एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, डीएनए के एक शॉर्ट सीक्वेंस है और जिसमें 3 डायरेक्शन में बेस पेयर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको प्रोमोटर रीजन के बारे में बताया था कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में ये अलग होता है और यूकैरियोटिक डीएनए में अलग होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए में टाटा, टाटा और टाटा जैका। ठीक है, ये आपको नाम याद करने, इसी तरह याद कर ले तो आसानी से याद हो जाएंगे। टाटाट, टाटा और टाटा जैका। -10 सीक्वेंस, -10 सीक्वेंस और -35 सीक्वेंस, ये इनके दूसरे नाम होते हैं। और यूकैरियोटिक डीएनए की अगर बात करें तो उसमें टाटा बॉक्स बनता है, कार्ड बॉक्स बनता है, टाटा बॉक्स -25 और कार्ड -35, -70 सीक्वेंस पर ये होता है। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में जो प्रोमोटर रीजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। आगे बात करते हैं। तो आगे की प्रोसेस में अगर हम देखें तो उसमें वही इलोंगेशन पीरियड है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इलोंगेशन पीरियड होगा। इलोंगेशन पीरियड में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर साइट पर अटैच्ड होता है। ठीक है ना, आफ्टर बाइंडिंग द आरएनए पॉलीमरेज अनजिप डीएनए डुप्लेक्स, वो डीएनए डुप्लेक्स को ओपन कर देता है, अनजिप कर देता है और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जीन, जीन की शुरुआत करना शुरू कर देता है। इट मूव्स अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पर चलता रहता है, मूव करता रहता है। और डीएनए इन द 3 to 5 डायरेक्शन, डीएनए के हिसाब से देखें तो 3 to 5 डायरेक्शन होगा और मैसेंजर आरएनए के हिसाब से देखें तो 5 to 3 डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। डीएनए के हिसाब से वो 3 to 5 है और मैसेंजर आरएनए के हिसाब से वो 5 to 3 डायरेक्शन। इट जॉइंट्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि अगर डीएनए में एडेनिन है तो मैसेंजर आरएनए में क्या होगा बेटा? यूरेसिल होगा। अगर डीएनए में थाइमीन है तो मैसेंजर आरएनए में एडेनिन होगा। अगर डीएनए में साइटोसिन है तो मैसेंजर आरएनए में गोनिन होगा। अगर डीएनए में गोनिन है तो मैसेंजर आरएनए में साइटोसिन होगा। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पे अटैच करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पर। फिर इसमें एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि हर 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद वो अलग हो जाएगा। तो the base pairing rule are used during the transcription of RNA synthesis, except uracil is paired with adenine instead of thymine. Thymine के बजाय बस uracil ऐड होगा। In this way, single stranded RNA synthesize, आहिस्ता आहिस्ता आरएनए बनना शुरू हो जाता है। हर 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद आरएनए चेन जो है वो अपने डीएनए से सेपरेट हो जाती है। इस तरह से टेल जो है वो ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम डीएनए। जैसे आपको याद होगा अभी जब हमने प्रोसेस पढ़ा तो उसमें जब आरएनए बन रहा था तो आरएनए यहाँ से ऐसे लटक रहा था। तो एमआरएनए डीएनए के साथ बिल्कुल अटैच नहीं होगा, बल्कि उसकी जो टेल है वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, लटकना शुरू हो जाएगी, ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम डीएनए। द elongation remain continue till the terminator region of the gene। जब तक टर्मिनेटर रीजन नहीं आ जाता जब तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, टर्मिनेटर रीजन आ जाए फिर क्या हो जाता है? टर्मिनेटर रीजन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस्ड ट्रिगर्ड 2 इवेंट्स। इससे दो बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि इसमें जीसी बेस पेयर होते हैं ज्यादा, और जिसमें क्या होता है एटी बेस पेयर थोड़े से कम होते हैं। जीसी पेयर और एटी पेयर का एक सीक्वेंस होता है।
जिससे क्या होता है, जब ये टर्मिनेटर रीजन आ जाता है तो वहां पर प्रोसेस रुक जाता है, और जब आरएनए रीजन ट्रांसक्राइब हो जाता है तो इट फॉर्म अ लूप स्ट्रक्चर। इसमें एक ऐसा लूप स्ट्रक्चर बन जाता है, इस लूप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जीसी हेयर पिन, और ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबको नजर आ रहा है, देखिए जरा यहाँ पर। अब देखिए जैसे ये बन रहा था, बनते हुए जब ये यहाँ पहुंच गया ऐसा हो गया, उसके बाद फिर ये ऐसा हो जाता है। अब ये डीएनए से अलग हो गया, तो डीएनए से अलग होने के बाद इसने ये हेयर पिन की तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। इस हेयर पिन को हम क्या कहते हैं, जीसी हेयर पिन, गोनोसिन साइटोसिन हेयर पिन स्ट्रक्चर, वो इसमें इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना। तो इन दिस वे अब क्या होगा, तो जीसी हेयर पिन जो होती है ये क्या करता है बेटा, जीसी हेयर पिन क्या करेगा, जीसी हेयर पिन, GC hairpin cause the RNA polymerase to stop the synthesis of RNA। जब GC hairpin बन गया तो अब ये क्या बनेगा, अब ये RNA अपना काम करना छोड़ देगा ड्यू टू टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन की वजह से क्या होगा, RNA मॉलिक्यूल कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम बोथ, RNA DNA से भी अलग हो जाएगा और RNA से भी अलग हो जाएगा। RNA मॉलिक्यूल RNA पॉलीमरेज से भी सेपरेट हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डीएनए से भी सेपरेट हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज डिटैच फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इन दिस वे ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो थी वो कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। यहां तक मुझे बताएं कोई चीज समझ में ना आई हो तो फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस याद रखिएगा कि एग्जाम में लॉन्ग में आएगा। वैसे तो जीन एक्सप्रेशन के दो स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, मगर याद रखिएगा दोनों में से कोई एक एग्जाम में लॉन्ग में आएगा, और इस साल जो चांसेस हैं ज्यादा आने के वो ट्रांसक्रिप्शन के लॉन्ग में आने के चांसेस है। ट्रांसक्रिप्शन जब लॉन्ग में आएगा तो आप इसके तीन स्टेप को डिस्क्राइब करेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आप अटैचमेंट का बताते हैं, इलोंगेशन में आप उसके आगे बढ़ने का बताते हैं, और टर्मिनेशन में आखिरी रुकने का बताते हैं कि वो किस तरह से प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। मुझे बताइए यहाँ तक दोनों को क्लियर है, जवेरिया आमिर और आपका जो हानिया असफर, बेटा आप दोनों को क्लियर है टॉपिक, समझ में आ गया अच्छी तरह कि किस तरह से प्रोसेस होता है। तो जवेरिया आमिर को समझ में आ गया। चले अब हम आते हैं ट्रांसलेशन पर। ये थोड़ा सा मुश्किल आप लोग शायद लगे, मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का, हो सकता है इट इज अ बिट डिफिकल्ट। जी हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। बस ये है कि आपको ये वीडियोस, ये लेक्चर आप बार बार देखिए, ये लेक्चर आप बार बार देखिएगा तो इसकी जो वीडियो होगी ना वो आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि पहले क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज याद रखनी है। थोड़ा डिफिकल्ट तो है लेकिन बस पढ़ना तो है, ऐसे ही है बस। कुछ चीजें आसान होती हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। अब आते हैं ट्रांसलेशन पर। तो जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता था, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता था। अब ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन इस प्रोसेस का नाम होगा। इसमें दो चीजें मदद करती हैं, एक तो टीआरएनए इसमें मदद करता है, और दूसरा इसमें आरआरएनए मदद करता है, और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मिलकर ये एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का काम किया जाता है। ठीक है। इसमें एक चीज छोटी सी है वो आपको याद रखनी है, कि याद रखिएगा हर अमाइनो एसिड, एमआरएनए प्रोटीन जो होता है ये अमाइनो एसिड से बनता है। एक कुछ जरूरी बातें मैं आपको पहले शुरू में बता दूं कि प्रोटीन जो होता है बेटा वो किससे बनता है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से बनता है। और एमआरएनए में क्या है, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। सही है। अब याद रखिएगा कि तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को डिसाइड करता है। जैसे कि एमआरएनए के अंदर है फॉर एग्जांपल यू, यू और यू, ये तीन दफा यू आ रहा है लेट सपोज। तो जब तीन दफा यू आ जाए ना तो इसका मतलब ये है कि एक अमाइनो एसिड आएगा जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड आएगा। और अगर फर्ज कर लें कि अमाइनो एसिड आ रहा है ए यू और टी, या ए यू और लेट सपोज जी, तो इसका मतलब ये है कि एक और अमाइनो एसिड आएगा जिसका नाम है मेथियोनिन।
मेथियोनीन। तो हर 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए एक अमाइनो एसिड होता है। तो इन 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कोड बनता है, इस कोड को हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रिपलेट कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन। तो एक ट्रिपलेट कोडोन जो है, ये एक अमाइनो एसिड को डिसाइड करता है। तो जैसा सीक्वेंस होगी, जैसे लेट सपोज, अगर मैं इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाऊं, जैसे लेट सपोज एक मैसेंजर आरएनए है, और इस मैसेंजर आरएनए में आपको पता है इसमें कोडिंग अभी बनी है, और इसकी कोडिंग कौन डिसाइड करता है? इसकी कोडिंग डिसाइड करता है हमारा डीएनए। मैसेंजर आरएनए की जो कोडिंग है, वो डीएनए डिसाइड करता है। अब लेट सपोज यहाँ पर है AUG, यहाँ पर है U, U और U, फिर इसके बाद है UCA, उसके बाद है ACU, उसके बाद है UCG। इस तरह से अलग अलग कोड बने हुए हैं। और आगे भी कुछ बना लेते हैं, GGC, फिर ACG, और अलग अलग इस तरह से हम कोड जनरेट करते रहते हैं। ठीक है। तो अब हर कोड के लिए एक अमाइनो एसिड होगा, हर कोड के लिए एक अमाइनो एसिड होता है। जैसे ये वाला जो कोड होता है AUG, इसको हम स्टार्ट कोडोन कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन। यहां से प्रोसेस शुरू होता है, और आखिर में, बिल्कुल आखिर में, तो 3 सीक्वेंसेस हो सकती है। या तो होगा UCA, या फिर होगा UGA, या फिर होगा UAA। इन तीनों में से कोई एक कोड होगा। इन तीनों कोड को हम कहते हैं स्टॉप सिग्नल, इनको हम कहते हैं स्टॉप सिग्नल। तो याद रखिएगा कि स्टार्ट कोडोन होता है और एक स्टॉप सिग्नल होता है। तो स्टार्ट कोडोन में एक अमाइनो एसिड आता है जिसका नाम है मेथियोनीन, मेथियोनीन नाम का अमाइनो एसिड आता है। और स्टॉप सिग्नल के अंदर कोई अमाइनो एसिड नहीं आता, नो अमाइनो एसिड। तो जब इसमें कोई अमाइनो एसिड नहीं है, तो यहां पर आके प्रोसेस रुक जाता है। तो ये स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन आपको याद रखने, अगस्त से याद रख लें, अगस्त AUG, अगस्त, ये स्टार्ट कोडोन हो जाएगा। और यू गा यू आग, यू गा UGA UCA, UGA और UAG। एक और होता है UAG, होता है वो UAG। सही है बेटा? तो एक सीक्वेंस होती है UAG। तो UAG, UGA और UAA, तो ये तीनों जो कोड होते हैं इनको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, ये स्टार्ट सिग्नल, स्टॉप सिग्नल, ये mRNA के एंड्स पर होते हैं। बाकी जो बीच में जितने भी पार्ट होते हैं, उन सबसे कोई ना कोई अमाइनो एसिड आएगा। जैसे ट्रिपल U है, इससे फॉर एग्जांपल फिनाइल एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड आता है, फिर इनका बॉन्ड बनाया जाता है। अब लेट सपोज UC है, लेट सपोज से सेरीन नाम का अमाइनो एसिड आ रहा है, इसका बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद ACU है, इससे लेट सपोज के ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड आ रहा है, फिर इसका बॉन्ड बन जाएगा। फिर UCA से UCG का अपना एक अमाइनो एसिड होगा, फिर इसी तरह GCG का अपना एक अमाइनो एसिड होगा। तो हर एक के पास अपना अपना अमाइनो एसिड होता है, हर एक कोड के लिए एक अमाइनो एसिड होता है। और इस अमाइनो एसिड को यहाँ लाना किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी होती है ट्रांसफर आरएनए की। ट्रांसफर आरएनए का नाम ट्रांसफर आरएनए है ही इसलिए क्योंकि वो इस कोड के अकॉर्डिंग, इस कोड को फॉलो करते हुए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करवाने का काम करता है। तो जैसे जैसे अमाइनो एसिड ट्रांसफर होते हैं, वैसे वैसे प्रोटीन बनता है। तो इसका मतलब प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है, वो अपनी मर्जी से नहीं होती। वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिसाइड होती है इस कोडिंग से, ये वाली mRNA की कोडिंग से। और mRNA की कोडिंग कहाँ से आई? mRNA की जो कोडिंग है वो डीएनए से आती है। तो डीएनए की कोडिंग से mRNA बना, और mRNA की कोडिंग से अमाइनो एसिड की कोडिंग होती है, और अमाइनो एसिड की कोडिंग से फिर प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, इसको, इसका डिसीजन कहाँ से लिया जाता है कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा और कौन सा अमाइनो एसिड बाद में आएगा, इस बात का डिसीजन इस ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस में किया जाता है, ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में किया जाता है। और इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है ये मैसेंजर आरएनए के कोड। ठीक है ना? तो जैसे इसके पास एक कोड है तो उसको हम कहते हैं कोडोन, और इसके ऑपोजिट कोड होते हैं टीआरएनए के पास, उसको हम कहते हैं एंटी कोडोन, क्योंकि वो इन कोड को रीड करके ही अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। इस बात को हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये बेसिक बातें सुन लें
कि ये कैसे होता है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। एमआरएनए से प्रोटीन इसलिए बनता है क्योंकि जेनेटिक कोड होते हैं, और वो जेनेटिक कोड 3 बेस पेयर मिलकर, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। और जिससे क्या होता है कि 3 3 न्यूक्लियोटाइड को बार बार रीड किया जाता है, और उनकी रीडिंग के जरिए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करवाया जाता है और अमाइनो एसिड को अटैच किया जाता है। तो जिस तरह से एमआरएनए के कोड से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई जब तक जो मैंने समझाया है कि कोडिंग कैसे फॉलो होती है। इस कोडिंग मेथड को क्लियर हो गया आपको कि कोडिंग मेथड कैसे परफॉर्म होता है। तो मैं आगे बढ़ जाए फिर। अब कोडिंग मेथड आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। आपकी बुक में एक पेज है, उस पेज में ये हर कोड का जो अमाइनो एसिड होता है ना वो भी लिखा हुआ है। तो वो उस पेज को एक दफा रीड कर लीजिएगा, गो थ्रू। मगर उसको याद नहीं करना आपको। आपको याद बस ये वाले स्टार्ट कोडोन वाली सीक्वेंस ये याद रखनी है, और स्टॉप सिग्नल जो है ना ये याद रखना है आपको। ठीक है बेटा, यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर है। अभी तो बेसिक मैं सब समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक तरह से कि प्रोसेस असल में किस तरह परफॉर्म होता है। फिर अब आप बता दिए, कंफर्म करें तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा दोनों को? हानिया असफर और जवेरिया अहमद दोनों को क्लियर है बात? सर ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ थोड़ा मुश्किल तो है, कैन यू रिपीट? देखिए सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो मैसेंजर आरएनए था उसमें कोडिंग थे, उसमें कोड बने हुए थे। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ अब पहले आप जो है इसकी वीडियो देख लें अच्छी तरह कि किस तरह से अब ये प्रोसेस होता है। ध्यान से देखिएगा आप। नाउ सबसे पहले ये तो हो गया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए हमारे पास है। अब देखिए ये मैसेंजर आरएनए है, और ये मैसेंजर आरएनए ट्रैवल करता हुआ जा रहा है किसके पास? राइबोसोम के पास आएगा। मुझे पता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होगा। मैसेंजर आरएनए के पास इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए के पास क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आए? ये डीएनए के बाद से आए। तो आगे देखें आगे क्या हो रहा है इसमें। तो ये मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए के पास ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। और यही सीक्वेंस डिसाइड करती हैं कि मैसेंजर आरएनए कैसा है और कौन सी तरह का प्रोटीन बना है। अब देखिए ये वही बात आपको समझा रहा हूं। एक मिनट। नौ नौ देखिए जरा, ये मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए पे क्या होते हैं बेटा? कोड्स होते हैं। तो ये आपको कोड समझाएंगे अभी। ये देखें, ये इसके पे कोड होते हैं। जैसे ये आपको कोड बता रहे हैं यहाँ पर लिस्ट में। अब देखें हर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड होता है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, अब ये तीन में जी, सी और ए, ये कोड बन गया। इसको हम कहते हैं कोडोन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं कोडोन। इसमें जी होता है, सी होता है, ए होता है। तो इसमें यहाँ का कोड अलग होगा, यहाँ का कोड अलग होगा, यहाँ का कोड अलग होगा, यहाँ का कोड अलग होगा। तो हर जगह का अलग अलग कोड होता है, और हर कोड के लिए एक अमाइनो एसिड है। अब ये बात आपको आगे बता रहे हैं, हर कोड के लिए एक अमाइनो एसिड है। ये बात आपको आगे एक्सप्लेन की जाएगी। अच्छा, नौ ये देखें, इस टेबल को जरा गौर से देखें। ये जो टेबल आपके सामने आ रहा है इस वक्त, इस टेबल को जरा गौर से देखें, बहुत ध्यान से इस टेबल को देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी। देखें ये ट्रिपल यू लिखा हुआ है। ट्रिपल यू का मतलब है फिनाइल एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड आएगा। यूयूसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी फिनाइल एलेनिन आएगा। तो हर कोड के लिए एक अमाइनो एसिड का जो नंबर होता है, एक अमाइनो एसिड का जो नेम होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइडेड होता है। और उसको डिसाइड करके हमने ये टेबल बनाया है पूरा एक। तो हर कोड के लिए एक अमाइनो एसिड फिक्स होता है। और ये जो कोड होते हैं, ये कोड किस पे लिखे हुए होते हैं? डीएनए पे, एमआरएनए पे, या टीआरएनए पे? जरा जल्दी से बता दें। ये जो कोड यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये वाले जो कोड हैं, ये जो कोड मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिपल यू, ये ए यू सी, जी यू ए, ये वाले इस कोड कहाँ पर होंगे? ये वाले कोड मैसेंजर आरएनए पे लिखे हुए होते हैं, डीएनए पे लिखे हुए होते हैं, या ये टीआरएनए पे लिखे हुए होते हैं? जरा जल्दी से ये बात बता दें मुझे। ये कोड कहाँ लिखे हुए होते हैं आपके सेल में? ये कोड कौन से मॉलिक्यूल
के ऊपर रिटन होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल के ऊपर छपे हुए होते हैं? mRNA पर छपे हुए होते हैं। वेरी गुड, जवेरिया को बात समझ में आ रही है। तो मैसेंजर आरएनए पर ना ये कोडिंग बनी हुई होती है, और हर कोड के लिए एक अमाइनो एसिड फिक्स होता है, हर कोड के साथ एक अमाइनो एसिड लिंक होता है। तो जिसका कोड आएगा ना, जिसका कोड होगा वही अमाइनो एसिड वहां पे आएगा। जैसे अगर AGA है तो AG के लिए आर्जिनिन नाम का अमाइनो एसिड है तो वो आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसे आप कभी किसी जगह जाते हैं, कोई क्लिनिक जाते हैं, तो क्लिनिक पर आपको एक नंबर दे दिया जाता है, और एक नंबर के साथ वो लोग कह लेते हैं भाई इस नंबर के साथ ये वाला पेशेंट है, सही ना। तो जब वो नंबर आ जाता है तो आपको बुला लिया जाता है, और उस नंबर पर आप वहां पे हाजिर हो जाते हो। तो हर अमाइनो एसिड के लिए एक नंबर डिसाइड हो गया है, और वो नंबर कोड है। तो जब उसका नंबर आ जाएगा तो अमाइनो एसिड को बुलाया जाएगा, tRNA उस अमाइनो एसिड को लेकर आएगा और वहां पर जाकर अटैच करवा देगा। तो इस तरह से हर अमाइनो एसिड अपने बुलावे पर आता है, अपने नंबर पर आता है, अपने नंबर पर पुकारा जाता है, और वो उसके हिसाब से आता रहता है और अटैच होता रहता है। और लाने का काम कौन करता है? उसको लाने का काम कर रहा होता है ट्रांसफर आरएनए। सही है, ये बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात अभी तक क्लियर हो गई? अभी तक जो मैं बता रहा हूँ कोडिंग वाली बात समझ में आ गई? कि कोडिंग वाली बात किस तरह से थी जो मैं समझा रहा था? जी समझ में आ गया, वेरी गुड। हानिया को समझ में आ गया, जवेरिया को समझ में आया कि कोडिंग वाली बात क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि कोडिंग किस तरह से पहचानी जाती है और इसको किस तरह से रीड किया जाता है। तो उसको रीडिंग मेथड हम समझते हैं। तो देखिए ये हमारा डीएनए है, और ये ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए पर यहाँ पर कोड है, ये आपके सामने कोड आ गए। अब ये कोड को रीड किया जाता है। अब देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले आता है स्टार्ट कोडोन, ये आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हो गया स्टार्ट कोडोन, और स्टार्ट कोडोन आपको याद रखना है AUG होता है। क्या होता है ये? AUG। स्टार्ट कोडोन हमेशा AUG होगा। तो अब सबसे पहले क्या होता है? स्टार्ट कोडोन है AUG। अब इसका प्रोसेस शुरू होगा। और स्टॉप कोडोन क्या होता है बेटा? स्टॉप कोडोन होता है, अलग अलग होते हैं स्टॉप कोडोन, तीन होते हैं, UGA, UAG और UAA। तो ये तीन कोडोन जो है, ये वाले जो तीन कोडोन है, इसको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन। तो UGA, यू गा, यू आग और यू आ, UGA, UAG, UAA, ये कहलाते हैं स्टॉप कोडोन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन। तो अब पहले स्टार्ट कोडोन हो गया। अब यहां पर क्या होगा? सबसे पहले एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि जो राइबोसोम होता है इसके ओवरऑल तौर पर दो हिस्से होते हैं। एक इसका लार्ज सब यूनिट होता है, एक होता है लार्ज सब यूनिट, और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। या आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि राइबोसोम सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनील है, और इसमें एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अभी फिलहाल कौन सा वाला यूनिट आया है? अभी फिलहाल स्मॉल वाला यूनिट इस्तेमाल हुआ है। तो जब स्मॉलर सब यूनिट इस मैसेंजर आरएनए से अटैच हो जाता है, और यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए भी आ जाएगा, तो इससे कॉम्प्लेक्स बनता है। बाद में इससे कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले ये जो राइबोसोम का जो स्मॉलर पार्ट होता है ना, ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है। और फिर क्या होगा? फिर जब ये मैसेंजर आरएनए से अटैच होगा तो ट्रांसफर आरएनए भी इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, जिससे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे बेटा? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। चले आगे देखते हैं। तो ये राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ पे आके अटैच हो गया। और अब ये देखिए आ गया ट्रांसफर आरएनए। ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, tRNA। ये मॉलिक्यूल है। आप ये देखें, ये ट्रांसफर आरएनए में भी आप देखें तो आपको तीन दाने नजर आ रहे हैं। ये इसके पास भी कोड होते हैं। तो एक कोड मैसेंजर आरएनए के पास था और एक कोड इसके पास होगा। अगर बहुत ध्यान से सुनेगा इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं अब, अगर अगर मैसेंजर आरएनए के पास, जैसे लेट सपोज कि हमारा जो मैसेंजर आरएनए है उसके पास जो कोड था वो था AUG। चलो मैंने कहा था स्टार्ट सिग्नल यही होता है।
तो इसके पास इसका ऑपोजिट कोड होगा। ट्रांसफर आरएनए के पास ऑपोजिट कोड होता है ताकि इसके साथ अटैच हो सके। अब ए का ऑपोजिट क्या होता है? ए का ऑपोजिट होता है यू, यू का ऑपोजिट ए, और जी का ऑपोजिट सी। तो इसका जो सीक्वेंस होगी वो होगी यू ए सी। इसकी सीक्वेंस क्या होगी बेटा? यू ए सी होगी। ए यू जी का ऑपोजिट होगा यू ए सी। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं एंटी कोडोन। इस सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? इस सीक्वेंस को कहा जाता है, ये वाली जो सीक्वेंस है इसको कहा जाता है एंटी कोडोन। और ये वाली जो सीक्वेंस होती है इसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन। तो ये एंटी कोडोन होती है जो टीआरएनए के पास होती है। और आप एक बात और नोट करें, टीआरएनए के पास एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है जो टीआरएनए अपने साथ लेकर आया है। तो इसको टीआरएनए कहते हैं इस वजह से क्योंकि ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड का काम करता है। इसका काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड। और अपनी मर्जी से अमाइनो एसिड ट्रांसफर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जो दिल कर रहा है बस अमाइनो एसिड आता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब जिस अमाइनो एसिड की जरूरत होगी तब उस अमाइनो एसिड को बुलाया जाएगा। हर कोई अमाइनो एसिड अपनी मर्जी से आके यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। जैसे जिसका कोड आएगा, जिसका बुलावा आएगा, जैसे यहाँ पर एक कोड है, तो यहाँ पर एक कोड है यू यू यू। अब इस कोड पर फिनाइल एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड होता है। तो ट्रांसफर आरएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिनाइल एलेनिन नाम के अमाइनो एसिड को ही यहाँ ट्रांसफर करवाएगा, किसी और को वो नहीं ला सकता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बैलेंस है जो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है ना? तो हर कोड के लिए एक अमाइनो एसिड डिसाइडेड होता है, और उस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना किसकी जिम्मेदारी है बेटा? इस ट्रांसफर आरएनए की जिम्मेदारी है। और ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होता है? एंटी कोडोन होता है, जिससे वो इस कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, इस कोडोन को पहचानता है। सही है? इतना क्लियर है? अब आगे जरा देखते हैं, फिर और मजीद फर्दर आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक दफा इसको दोबारा देख लेते हैं। चलें, अब ये आ गया ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए है, इसके साथ एक अमाइनो एसिड है, और इसके पास एंटी कोडोन सीक्वेंस आपको यहाँ नजर आ रही है। ये एंटी कोडोन है और ये वाली कोडोन है। तो अब ये देखें इससे आके अटैच्ड हो गया। आपने देखा इसकी सीक्वेंस देखें, ए यू जी था। देखिए वही वाली चीज जो मैंने समझाई थी। इसकी सीक्वेंस अगर ए यू जी है तो ऊपर वाले की क्या होगी? यू ए जी। इसमें से कोडोन कौन सा वाला है और एंटी कोडोन कौन सा वाला है, जरा जल्दी से बता दें। हाँ बेटा, बेटा इसमें से ए यू जी में से कोडोन कौन है और एंटी कोडोन कौन है? आपके पास यहाँ पे दो कोड नजर आ रहे हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। एक ए यू जी है और एक यूएससी है। चैट में मुझे बता दें जल्दी से कि इनमें से कोडोन कौन सा वाला है और एंटी कोडोन कौन। वेरी गुड, ऊपर वाला एंटी कोडोन है क्योंकि वो किसका है? और यूएसी जो है एंटी कोडोन है। बिल्कुल सही बताया जवेदी आमिर ने भी और हानिया असफर ने भी। और मुझे बताइए यूएसी कोड ट्रांसफर आरएनए का है या मैसेंजर आरएनए का है? यूएसी जो है यूएसी, ये ट्रांसफर आरएनए का है या मैसेंजर आरएनए का है? टीआरएनए का बिलोंग करता है या ट्रांसफर आरएनए से? वेरी गुड, ये ट्रांसफर आरएनए से बिलोंग करता है। और ट्रांसफर आरएनए अकेला है अपने साथ अमाइनो एसिड लेकर आया है? हाँ भाई, ट्रांसफर आरएनए अकेला आया है या अपने साथ कोई अमाइनो एसिड लेकर आया है? अमाइनो एसिड लेकर आया है। और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर आया है, अपनी मर्जी से जो दिल किया वो अमाइनो एसिड लेकर आ गया? ये भी बता दें जरा। ट्रांसफर आरएनए जिस अमाइनो एसिड को अपने साथ लेकर आए हैं वो एक स्पेसिफिक है या अपनी मर्जी से जो उठाया सेल्फ में जो दिल करा अच्छा लगा वो उठा के लेकर आ गया? तो इसका आंसर है वेरी गुड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर आया है। अब आपको कोई बात समझ में आ रही है? अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैसेंजर आरएनए पर जो कोडिंग होती है, ये कोडिंग रिकॉग्नाइज करता है टीआरएनए। और टीआरएनए उस कोडिंग के अकॉर्डिंग उसको रीड करता है, और उस कोडिंग के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को वहां पे ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस बनता है, और स्पेसिफिक नाम के स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? सही है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे कि इस प्रोसेस में किस तरह से आगे बात हो रही है। आगे ये यहाँ पर थे ना हम लोग। चले स्टार्ट करते हैं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट। हाँ चले, तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को। एक मिनट यार, चलो।
चले बेटा, अब यहाँ पर देखें जरा, अब सब लोग यहाँ देखें। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, मतलब एंड होने वाला प्रोसेस। तो अब ये हो गया कोडोन। अब ये बन गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये जब इतना पार्ट बन जाता है, कितना पार्ट, ये जब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा बन रहा है, ये वाला उस सारा हिस्सा, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। अब इसमें याद रखिए कि एंजाइम भी होता है। एंजाइम का नाम है असाइल अमाइन और ट्रांसफरेज, इस तरह का एक अमाइनो एसिड होता है। और वो अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड, वो जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम इस अमाइनो एसिड को अटैच करने का काम करता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो अटैच होता है वो एक एंजाइम के जरिए होता है, और इसमें कुछ फैक्टर मदद करते हैं। फैक्टर के अलग अलग नाम है, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2। दो फैक्टर्स होते हैं जो इस काम में मदद करते हैं। तो ओवरऑल तौर पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। चले अब आगे सुने। अब मुझे बताइए, ये जो ऊपर से आ रही है ये क्या चीज है? ये जो आ रही है क्या है? ये कहलाएगा लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए, या लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम का कौन सा वाला यूनिट है बेटा? लार्ज यूनिट है। और ये वाला कौन सा था? ये था स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। पहले कौन सा आता है? पहले स्मॉल वाला आया, और उसके साथ टीआरएनए आ गया, इससे बन गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और लार्ज सब यूनिट इसके आगे ऊपर आके अटैच हो जाएगा, और इस तरह से अब ये इलोंगेशन होगी। अब इलोंगेशन का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना? तो अब क्या होगा, अब जरा देखते हैं। नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे। नाउ ये अटैच्ड हो गया इसके साथ, लार्ज सब यूनिट आके अटैच्ड हो जाएगा। अब उसके बाद अभी प्रोसेस शुरू होगा। अब याद रखिएगा, ये जो आरएनए होता है, ये जो राइबोसोम होता है, इसके तीन हिस्से होते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, इसके तीन रीजन्स होते हैं। जिसमें आप यूं समझ लें, इसका जो ये वाला हिस्सा होता है, इतना हिस्सा, इसका अलग नाम है, बीच वाले का अलग नाम है, और लास्ट वाले का अलग नाम है। ये जो बीच वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडाइल। बीच वाले को हम कहते हैं पेप्टिडाइल। ए वाले को बोलते हैं, बल्कि ए वाले को इसमें हम इस तरह से बनाते हैं, ये हो जाता है पेप्टिडाइल, ये कहलाता है अमाइल, और ये कहलाता है एग्जिट। तो एक अमाइनो एसिड के आएगा, एक ट्रांसफर आरएनए के आने की जगह है, एक बॉन्ड बनने की जगह है, और फिर उसके बाद एक बाहर निकलने की जगह होती है। तो ये PAE तीन अलग अलग साइट्स होती हैं इसकी। तो फिलहाल हमारे ये जो ट्रांसफर आरएनए है, इसमें तीन अलग अलग जगहें होती हैं, तीन अलग अलग हिस्से हैं, जिनके हमने तीन अलग अलग नाम रखे हैं। अब ये तीनों हिस्से किस तरह से काम करते हैं वो आप जरा देखें। तो ये हो गया ट्रांसफर आरएनए, ये अटैच्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, और इसके साथ एक अमाइनो एसिड भी है। ये वाली साइड ई हो गई, ये पी हो गई, और ये ए हो गई। ईपीए साइड होती है ईपा, ईपा से याद रख लें आप लोग। अब ये देखें, एक और अमाइनो एसिड आया, ये एक और अमाइनो एसिड आया विद इट्स ट्रांसफर आरएनए। एक और ट्रांसफर आरएनए एक और अमाइनो एसिड को लेकर आया। मुझे जरा जल्दी से बता दें, अगर यहाँ पर एक सीक्वेंस हो, अगर मैं आपको एक नाम बोलूं, जैसे फर्ज कर लें कि अगर मैं यहाँ पर एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस का डिसाइड कर लेता हूँ, कि फर्ज कर लें यहाँ वाली जो सीक्वेंस है, इसका मैंने आपको नाम बता रहा हूँ, और फर्ज कर लें यहाँ पर है यू, यू और पी, यू और ए, ठीक है ना, यू यू और ए। तो मुझे जरा हानिया असफर और जवेरिया आमिर, वो मुझे इस सीक्वेंस का बता दें कि यहाँ पर कौन सी सीक्वेंस होगी, जल्दी से बता दें, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया। अगर यहाँ पर यू ए है, तो इस जगह पर कौन सी सीक्वेंस होगी, जरा जल्दी से बता दें। ए ए यू, इसका यहाँ पर होगा ए ए यू, ये बताया है मुझे जवेरिया आमिर ने। हानिया इस पर कंफर्म कर दें कि ये सही बताया गलत बताया। हानिया इस पर कंफर्म करें कि ये सही बताया गलत बताया। जवेरिया आमिर कह रही हैं कि यहाँ पर अगर यू ए है तो यहाँ पर ए यू होगा। हानिया असफर बेटा जल्दी से बता दे। बिल्कुल है, टीटीए नहीं बेटा, ये आरएनए है ना, ये ट्रांसफर आरएनए है। और अभी हमने पढ़ा था आरएनए में थाइमीन नहीं होता, आरएनए में थाइमीन नहीं होता, आरएनए में यूरेसिल होता है। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में यूरेसिल होता है, सही है ना?
तो यहां पर आएगा यूरेसिल, यूरेसिल तो उसका ऑपोजिट होगा एडेनिन, यूरेसिल का एडेनिन और एडेनिन का यूरेसिल। सही है, बात समझ आई आपको? सही है। तो ऑपोजिट सीक्वेंस बनानी है आपको, ऑपोजिट बनाना है। अगर ए होगा तो उसके अगेंस्ट यू आएगा, अगर फॉर एग्जांपल सी है तो उसके अगेंस्ट जी आएगा, जी है तो उसके अगेंस्ट सी आएगा, टी टी तो होगा ही नहीं, यू होगा तो यू के अगेंस्ट ए आएगा। सिंपल सा है, ये वाला रूल फॉलो करना है, इसको हम कहते हैं बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल सिंपल आपको फॉलो करना है और इसको जो है आंसर आपको बताना है। समझ में आ गया हानियस पर को? अब समझ में आ गई बात कि किस तरह से आपको बेस पेयर बढ़ाना होता है। ये मैं आपको इसलिए अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सिर्फ कोडिंग और डी कोडिंग का एमसीक्यूज भी आते हैं। आपको एक कोड दिया हुआ होगा, एक सीक्वेंस बना के दी जाएगी, उसमें कहा कि भाई अगर कोडिंग ये है तो इसका एंटी कोडोन बताएं। तो एंटी कोडोन आप उससे रीड करके बता सकते हैं अगर आपको बेस पेयर रूल याद है तो। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अब आगे देखें आगे क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये ट्रांसफर आरएनए ये अपने साथ क्या लेकर आया है, ये एंटी कोडोन अपने साथ एक अमाइनो एसिड लेकर आया है। ये अमाइनो एसिड इस कोडोन के हिसाब से स्पेसिफिक होगा, ये अमाइनो एसिड लेकर आया अपने साथ। तो अब क्या होगा, अब ये अमाइनो एसिड को यहाँ पर लाके अटैच कर देगा। और आप देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, जब इसने अटैच किया तो एक वो अमाइनो एसिड था जो पहले से था, और एक वो अमाइनो एसिड है जो अभी आया है। एक वो अमाइनो एसिड था जो पी रीजन में था, और एक वो अमाइनो एसिड है जो ए रीजन में है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये अमाइनो एसिड यहां से ट्रांसफर होके इसके पास आ जाएगा, और इन दो अमाइनो एसिड का आपस में एक बॉन्ड बना दिया जाएगा जिसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड को पी टू ए ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो अमाइनो एसिड पी के पास था वो अमाइनो एसिड अब किसके पास आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। तो ये इस तरह से प्रोसेस फिर कंटिन्यू हो जाता है। नाउ देखते हैं जरा। अब देखिए ये अमाइनो एसिड है, ये आप देखते रहे, देखिए क्या होता है। अब ये अमाइनो एसिड आ गया इसके पास और यहाँ पे आके बॉन्ड बन गया। अब मुझे एक बात बताएं, अब इस ट्रांसफर आरएनए का क्या होगा, ये चला जाएगा यहीं पर ही बाकी रहेगा? हाँ भाई, ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है इसका अमाइनो एसिड तो चला गया, तो मुझे बताएं ये ट्रांसफर आरएनए अब कहाँ पर आ जाएगा, या आगे बढ़ जाएगा? यानी कि अब ये यहाँ पर था ना, अब ये यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर ये वाला जो अमाइनो एसिड था, ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए ये आगे आगे आ जाएगा, और इसकी जगह एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, अपने साथ एक अमाइनो एसिड लेकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ देखें। तो अब क्या होगा, अब ये आगे बढ़ गया एक स्टेप। अब ये जो वाला जो था ये बाहर निकल जाएगा, अनचार्ज टीआरएनए है, ये बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड, ये एक और ट्रांसफर आरएनए आ गया, तो ये एक और ट्रांसफर आरएनए आया। अब मैं पूछूंगा हानिया अस्पर से। अब हानिया अस्पर मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अगर यहाँ वाला सीक्वेंस हो, अब अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सी सी जी हो, तो जरा मुझे ऊपर वाली सीक्वेंस का बता दें कि यहाँ पर कौन सी सीक्वेंस होगी। अगर कोडोन सीसीजी है तो एंटी कोडोन क्या होगा, अब जरा जल्दी से बता दें। हानियस पर बता दें, हानियस पर। अगर एंटी कोडोन सीसीजी है तो कोडोन क्या होगा, बल्कि सॉरी, कोडोन अगर सीसीजी है तो एंटी कोडोन क्या होगा? हानिया अस्फर बताएंगी, जवेरी आमिर नहीं बताएंगी, सिर्फ हानिया अस्फर बताएंगी। मुझे चेक करना है कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। जी जी सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। इसका ऑपोजिट होगा जी जी सी। और ये किसके हिसाब से आया? और मुझे बताइए जी जी सी का ये जो अमाइनो एसिड है ये स्पेसिफिक है, अपनी मर्जी से कोई भी उठकर आ गया है यहाँ पर? ये बताएं, ये जो अमाइनो एसिड यहाँ पर आया है इसके साथ, यह अमाइनो एसिड अपनी मर्जी से आ गया है या कोई भी स्पेसिफिक आया है? वेरी गुड, ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आया है। अब क्या होगा, अब आप जरा प्रिडिक्शन करें। अब ये होगा कि ये जो अमाइनो एसिड पहले से मौजूद थे और ये जो अभी न्यू आया, ये वाला न्यू है और ये वाले ओल्ड हैं, ये अभी आए हैं और ये पुराने हैं। तो ये वाले अमाइनो एसिड इस नए वाले अमाइनो एसिड के पास आ जाएंगे और यहाँ पर इनका एक बॉन्ड बन जाएगा, और फिर ये आगे आ जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह दूसरा आ जाएगा, और इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको हम कहेंगे इलोंगेशन फेज। ये कौन सा फेज होता है? इसको हम कहते हैं, अब ये देखें, ये जुड़ गया इसके साथ और ये आगे चला गया, और ये पुराना वाला चला गया, फिर एक नया अमीनो एसिड आ गया, और ये प्रोसेस इसी तरह से रिपीट होता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, यहां तक कि अब आप देखें जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रोटीन की चेन बन रही है, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड।
और चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन बन रहा है। और प्रोटीन के जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें जो अमाइनो एसिड आ रहे हैं, मुझे बताएं कि अमाइनो एसिड अपनी मर्जी से जो दिल करे वो आते जा रहे हैं या अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस आ रहे हैं? ये जो अमाइनो एसिड यहाँ पर आ रहे हैं कि अमाइनो एसिड की आना, कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले होगा कौन सा अमाइनो एसिड बाद में होगा, इस बात का डिसीजन कौन ले रहा है? इस बात का डिसीजन ये कोडिंग ले रही है। ये की जो कोडिंग है, ये कोडिंग इस बात का डिसीजन लेती है कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा। और लाने की जिम्मेदारी किसकी है? लाने की जिम्मेदारी है ट्रांसफर आरएनए की। तो ट्रांसफर आरएनए आएगा, अपने साथ अमाइनो एसिड लेकर आएगा, अपनी मर्जी से नहीं लाएगा। जिस सीक्वेंस का अमाइनो एसिड होगा, जिस सीक्वेंस की नीड होगी, जिस सीक्वेंस की कॉल आएगी, उसी सीक्वेंस का अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा। और पुराने वाले अमाइनो एसिड्स को नए वाले अमाइनो एसिड्स के साथ कंटिन्यूअसली बॉन्ड बनाते जाएगा और जुड़ता जाएगा। वो इस तरह से एक पूरी चेन बनती जाती है। और ये क्या बनता जा रहा है? प्रोटीन बनता जा रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और प्रोटीन बनता जाएगा। चले आगे देखें अब। तो अब ये जुड़ गया, फिर इसी तरह से अब देखें बनते बनते प्रोटीन की इतनी लंबी चेन हो गई, आखिर में क्या होगा? टर्मिनेशन। आखिर में आ गया स्टॉप कोडोन। आखिर में आ गया हमारे पास, आखिर में हमारे पास आ गया स्टॉप कोडोन आ गया। नाउ देखें यहां पर, आखिर में हमारे पास आ गया स्टॉप कोडोन। क्या देखें, अब ये आ गया स्टॉप कोडोन। और ये कौन सा है स्टॉप कोडोन? मैंने आपको स्टॉप कोडोन के 3 सीक्वेंस बताए थे। देखिए ये आ गया स्टॉप कोडोन, ये देखिए स्टॉप कोडोन है ये। और स्टॉप कोडोन के मैंने आपको 3 सीक्वेंस बताए थे, वो कौन से थे? 3 सीक्वेंस कौन से? दोनों लिख के बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश। सिर्फ टाइपिंग करनी है, जल्दी से बताएं। एक था यू यू ए, वेरी गुड। नहीं नहीं, गलत बताया आपने, यू डबल ए था। यू डबल ए, यू आ, यू डबल ए। दूसरा बताया जल्दी से। ये वेरी गुड, चलो एक तो हो गया। दूसरा एक सही हो गया, हानिया अस्पर का। और दूसरा यू जी ए, और तीसरा यू ए जी। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, यू डबल ए, यू जी ए और यू ए जी। ये वाले तीनों कोड क्या कहलाते हैं बेटा? ये स्टॉप कोडोन कहलाते हैं, स्टॉप कोडोन। इसका मतलब है कि प्रोसेस को ब्रेक लगाना है, इस प्रोसेस को रोकना है। तो यहां पर आके प्रोसेस रुक जाएगा और इस पर देखिए कोई अमाइनो एसिड नहीं आया, कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं आया, बल्कि एक रिलीजिंग फैक्टर आता है। ये रिलीजिंग फैक्टर कहलाता है। ये रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। और रिलीजिंग फैक्टर आने का मतलब है स्टॉप, ब्रेक लगा दो। मतलब यहीं तक ही प्रोटीन बनेगा, इससे ज्यादा प्रोटीन अब नहीं बनेगा। बात समझ आई आप आपको? हानिया को और उसके अलावा जो जवेरिया। अब आपको बात समझ में आई कि किस तरह से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, किस तरह से प्रोटीन बन रहा है यहाँ पे। यस वेरी गुड। तो ठीक है, स्टॉप कोडोन वाला समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं, समझते हैं। चले अब इसको जरा देखें। तो यहाँ पे आ गया स्टॉप कोडोन आ गया। और जैसे ही ये स्टॉप कोडोन रिलीजिंग फैक्टर आएगा, ये सारा प्रोसेस बिगड़ जाएगा। देखिए प्रोटीन भी अलग हो गया और ये सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे टर्मिनेशन हो गई। तो ये हो गया टर्मिनेशन। और इस तरह से एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जो चेन थी, चेन ऑफ प्रोटीन, तो ये देखें, ये जो चेन ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन की जो चेन है, कंटिन्यूअस चेन, इस चेन की फॉर्मेशन हो गई, ये चेन बन गई। तो प्रोटीन की जो चेन होती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन की जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरह हुई? ये मैसेंजर आरएनए के जरिए हुई। और मैसेंजर आरएनए को किसने बनाया? उसको डीएनए ने बनाया। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से फिर चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड का डिसाइड होता है कि कैसे बनेगा। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो गया बेटा? एंड हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? अब एक दफा जल्दी जल्दी इसकी वर्डिंग देख लेते हैं। इसकी वर्डिंग में हमारे पास क्या कह रहे हैं? तो देखिए सबसे पहले आएगा हमारे पास मेन इवेंट्स। मेन मेन इवेंट्स, मेजर इवेंट्स क्या क्या होते हैं? तो मेजर इवेंट्स को अगर हाईलाइट करें तो सबसे पहले सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए होता है इसमें। सबसे पहले हमारे पास होता है सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए। सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। राइबोसोम उसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है टीआरएनए की मदद से। टीआरएनए के पास एंटी कोडोन्स होते हैं जो कोडोन को ट्रांसलेट करते हैं, एमआरएनए के कोडोन को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं।
टीआरएनए के पास एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है जो उसको राइबोसोम के पास लेकर आता है। फिर आरआरएनए जो राइबोसोम के पास होता है उसका काम होता है कि वो पेप्टाइड लिंकेज बनाता है अमाइनो एसिड में, और जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो मेजर इवेंट्स हो गए। अब ओवरऑल तौर पर फेजेस कितने आते हैं? 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड होगा, यानी कि ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है। जो ट्रांसफर आरएनए था, लेट सपोज ये ट्रांसफर आरएनए है, तो इसके साथ अमाइनो एसिड को अटैच किया जाता है, अमाइनो एसिड को इसके साथ लिंक किया जाता है। ट्रांसफर आरएनए में एक एंटी कोडोन सीरीज होती है, और उसके अलावा इसका ये एंड होता है जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड अटैचिंग साइट। तो इसके पास एक अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच्ड होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल कंटेन अमाइनो एसिड्स। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। दीज अमाइनो एसिड व्हेन बाइंड विद अ पर्टिकुलर टीआरएनए इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं तो उसको कहा जाता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में अलग से शॉर्ट में पूछ लिया जा सकता है कि टीआरएनए जो होता है इसमें एक ये वाली साइड होती है और एक ये वाली साइड होती है, दो अपोजिट साइड्स होती हैं इसके पास। वैसे ओवरऑल तौर पर इसमें 4 साइड होती हैं, तो इसके पास 4 साइड्स होती हैं, जिसमें इसका जो 3 एंड होता है वो अनपेयर्ड होता है, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, इसको अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइड कहते हैं। ये वाली साइड की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके ओपोजिट में 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 5 न्यूक्लियोटाइड नीचे की तरफ होते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी कोडोन साइड, ये वाली साइड। इस एंटी कोडोन साइड में से जो आखिरी वाले 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एंटी कोडोन कहलाते हैं। ये आखिरी वाले 3, ये वाले 3, ये एंटी कोडोन कहलाते हैं। एनदर लूप इज कॉल्ड एक्टिवेशन साइड व्हेन एंजाइम अमाइनोसाइल सिंथेज। ये एक एंजाइम है जो अमाइनो एसिड को अटैच करने का काम करता है। अटैच टू एक्टिवेट दिस टीआरएनए, वो टीआरएनए को एक्टिवेट करने का काम करता है, यानी कि इसके साथ अमाइनो एसिड को अटैच करता है, ठीक है ना। द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड अटैच विद स्पेसिफिक टीआरएनए थ्रू एक्टिवेटिंग एंजाइम। एक खास अमाइनो एसिड खास जो है टीआरएनए के साथ ही अटैच्ड होगा। हर अमाइनो एसिड हर टीआरएनए से अटैच नहीं होता। हर टीआरएनए के लिए उसके बाद एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है। हर अमाइनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिवेटिंग एंजाइम होता है जो टीआरएनए को एंजाइम के साथ अटैच करता है। सही है। तो ये तो स्ट्रक्चर था टीआरएनए का, ये लॉन्ग में मत लिखिएगा, ये अगर एग्जाम में आए तो ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर अलग से पूछ लिया जाएगा, तो उसको अलग से याद कीजिएगा। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बहुत सारी चीजों के मिक्सचर को बोलते हैं। ट्रांसलेशन रिक्वायर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें एक तो 30S राइबोसोम का सब यूनिट होता है, यानी कि स्मॉलर यूनिट। 30S मतलब स्मॉलर सब यूनिट, एक तो स्मॉलर सब यूनिट होता है, दूसरे अमाइनोसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स होता है वही एंजाइम, और उसके साथ उसका एक अमाइनो एसिड होता है मेथियोनिन। अमाइनो एसिड का नाम है मेथियोनिन। जो शुरू में याद है आपको कि एक ट्रांसफर आरएनए था, राइबोसोमल सब यूनिट था, वो एमआरएनए के साथ अटैच हुआ था, और उसके साथ ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हो गया था। ट्रांसफर आरएनए के बाद पहले से एक अमाइनो एसिड था। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं 1 और 2, अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इसको करने, जिसको बनने में मदद करते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर हमारे पास वो इलोंगेशन होती है। इलोंगेशन में क्या होगा? इलोंगेशन के अंदर फिर क्या होता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइज एक एंजाइम के जरिए होता है जिसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर 1, और इसमें 5 एंड से वो मॉलिक्यूल चलना शुरू होता है, बाइंड होने शुरू होता है, और फिर उसके बाद में ये होता है कि जो लार्ज सब यूनिट होता है, जो आरएनए राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है, वो उस पर आके अटैच हो जाता है, ठीक है ना। ये सारी बातें हम समझ चुके हैं, हम सिर्फ वर्डिंग देख रहे हैं अभी इस वक्त। अब इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन में मैंने आपको कहा था कि जो राइबोसोम है इसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है ना। एक इसका होता है, ये वाला होता है ए, ये वाला होता है पी, और ये वाला होता है ई। अब इसमें जो ए है इसका मतलब है अमाइनोसाइल साइट, जहां पे नया टीआरएनए आता है, और दूसरी होती है पेप्टिडाइल साइट जहां पर पहले से एक टीआरएनए मौजूद होता है, सही है। और एक होती है एग्जिट साइट। एग्जिट साइट मतलब जहां से अमाइनो एसिड बाहर जा रहे होते हैं। तो एक तरह से नया ट्रांसफर आरएनए आता है, पुराने के साथ उसका फिर अमाइनो एसिड का बॉन्ड बनता है, और फिर ये स्टेप आगे बढ़ के यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो एक तरफ से आ रहे होते हैं और एक तरफ से जा रहे होते हैं। तो एक पी साइड होती है, ए साइड होती है, और ई साइड होती है। तो ये 3 अलग अलग साइड्स होती है जिसके बारे में मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया था।
टीआरएनए विद एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड बाइंड्स एट पी साइट, पहले वो पी साइट पर आके अटैच्ड होता है। इट्स एंटीकोडोन बेयरिंग अमाइनो साइट टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बाइंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम के साथ ये अटैच्ड हो जाता है। एंजाइम का नाम है इलोंगेशन फैक्टर। In the next step, an enzyme peptidyl transferase remove the amino acid, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये पुराने अमाइनो एसिड को रिमूव करके नए अमाइनो एसिड के साथ जोड़ देता है। इसका काम क्या होगा, पुराने अमाइनो एसिड को रिमूव करेगा और नए अमाइनो एसिड के साथ उसकी बॉन्डिंग करता था, और जिससे क्या होगा, वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। This amino acid bind to new amino acid present at A site by making peptide bond. It take place at the site on large subunit called catalytic site. ये catalytic site पर होता है reaction, ठीक है। अच्छा, after it the ribosome subunit slightly move, वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। जब वो एक स्टेप आगे बढ़ता है 5 to 3 डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि वो जो एम्प्टी वाला ट्रांसफर आरएनए था वो आगे आ जाता है, और वो जो ए वाला अमाइनो एसिड था वो पी पर आ जाता है, और एक जो अमाइनो एसिड फिर आगे बाहर निकल जाता है। A new codon is exposed at A site. The movement of ribosome called translocation. राइबोसोम की जो मूवमेंट होती है इसी को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। Another tRNA, another tRNA with its amino acid reached at A site to bind with anticodon. एक नया tRNA आता है और एंटीकोडोन के साथ बाइंड हो जाता है। हर tRNA जब भी आता है तो अपने साथ एंटीकोडोन लेकर आता है और अपने साथ एक अमाइनो एसिड लेकर आता है। इसका एंटीकोडोन इसके कोडोन के साथ बाइंड हो जाएगा, सही ना। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि टीआरएनए का जो एंटीकोडोन है वो मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ बाइंड हो जाता है। इन द सेम वे द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और ये प्रोसेस बार बार इसी तरह रिपीट होता रहता है टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन अंटिल द राइबोसोम इज रीच टू स्टॉप कोडोन एट एट साइट। जब तक स्टॉप कोडोन नहीं आता तब तक ये प्रोसेस इसी तरह रिपीट होता रहता है और चलता रहता है। आखिरकार क्या होगा, आखिरकार हमारे पास आ जाएगा स्टॉप सिग्नल, और जब स्टॉप सिग्नल आ जाता है फिर क्या होता है, स्टॉप सिग्नल आ गया मतलब टर्मिनेशन हो जाती है। व्हेन द राइबोसोम रीच दैट स्टॉप कोडोन विच इज आल्सो कॉल्ड नॉन सेंस कोडोन, जिसको नॉन सेंस कोडोन कहते हैं, क्योंकि इसका कोई अमाइनो एसिड नहीं है, इसका कोई अमाइनो एसिड नहीं होता, इसके लिए एक रिलीजिंग फैक्टर आके अटैच हो जाता है। This codon don't bind with any tRNA, so no elongation take place further. Now the polypeptide chain is released from ribosome by separating ribosomal subunit from mRNA. अब क्या होगा, फाइनली तौर पर वो जो आपका mRNA था वो रिलीज हो जाएगा, और इन दिस वे, आखिर में आप एक बात ये लिखेंगे, इन दिस वे, आखिर में आप एक बात लिखेंगे, इन दिस वे a polypeptide chain is formed. A polypeptide chain is formed. इस तरह से क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, और जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई मतलब ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो गया और ट्रांसक्रिप्शन भी कंप्लीट हो गया। ये दोनों प्रोसेस इसी तरह से मुकम्मल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आके ये वाला जो लेक्चर था, इस लेक्चर का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सवाल एग्जाम में लॉन्ग में आएगा। अब या तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लॉन्ग में आएगा या सिर्फ ट्रांसलेशन लॉन्ग में आएगा, दोनों नहीं आ सकते, दोनों में से कोई एक सवाल एग्जाम में लॉन्ग में आएगा। आपकी बुक में पीछे की तरफ, आपकी बुक में जो बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बाकायदे सवाल भी लिखा हुआ है। ये सवाल, ये क्वेश्चन वहां पे मेंशन है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन, गालिबन वहां पे ट्रांसक्रिप्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन तो आपकी बुक में है, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन नहीं है। तो हो सकता है ट्रांसलेशन का कोई एक स्टेप आपसे पूछ लें तो वो आप बता देंगे। तो जो चीज आए, जो चीज, जो प्रोसेस आपसे पूछा जाए वही प्रोसेस आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आप बोले तो अगला टॉपिक शुरू कर दें, या आज की क्लास में आप इसी को रिवाइज करेंगे और इसको हम क्लास फिलहाल आज यहाँ पे एंड कर दें। आप बताएं क्या करना है, जल्दी से बता दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।